देखिए 1993 से ही गेम शुरू हुए थे और अब की बार 26वां ये कार्यक्रम हमारे यहाँ होने जा रहा है। और इससे पहले भी 2 बार यहाँ हमने किया है और चौधरी देवीलाल ताऊ देवीलाल स्टेडियम जो है वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। और मेरा अनुमान है कि लगभग 2800-2700 लोगों ने रजिस्टर्ड करा लिया, तो हो सकता है 100 लोग और भी इसमें बढ़ें, खिलाड़ी बढ़ जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि 2800 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा। तो व्यवस्था किस तरीके से रहेगी सर? आपका डिपार्टमेंट देखेगा रहने का और सारी चीज़ें जो खिलाड़ी? हाँ देखिए, सारा जिम्मेदारी तो हमारे विभाग की है, लेकिन हमने टूरिज्म को भी कुछ कुछ काम दे दिए और अन्य विभागों से भी कुछ बातचीत करके तो उनको भी काम सौंप दिए और वो सारी व्यवस्था देखेंगे। सर कितने इसमें हिस्सा कौन कौन से हिस्सा ले रहे हैं, कौन कौन से हैं? नहीं, इसमें तो सारे स्टेट ही हिस्सा लेते हैं। सभी स्टेट से जो फॉरेस्ट के जो हैं खिलाड़ी हैं वो सारे स्टेटों से हिस्सा लेते हैं। और कितने खेलों को इंक्लूड किया गया है इसके अंदर? इसमें 250 से भी ज़्यादा खेल हैं जो इसमें शामिल हैं। सर इससे हटकर किस तरीके से देखते हैं सर, इनेलो की पदयात्रा का आज दूसरा दिन है, परिवर्तन पदयात्रा का बाकायदा जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को भी न्योता दिया गया, किस तरीके से देखते हैं? नहीं देखिए, यात्रा मेरी शुभकामनाएं, अच्छी बात है यात्रा निकालना, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए अच्छा है। जितना लोगों में जाएगा अपनी बात रखेगा, और मान लीजिए जो वो विपक्ष में है तो निश्चित तौर से सरकार की अगर कोई कमी है तो उसको बताएगा और अपना उसकी क्या योजना है उसके बारे में बताएगा, उसके बाद लोग फैसला करेंगे। तो यात्रा में कोई बुराई नहीं है, लोगों में जागरूकता आती है, अच्छी है। आपका एक लंबा चौड़ा अनुभव है सर राजनीति का, और राहुल गांधी की यात्रा के बाद यात्राओं का दौर हरियाणा में भी शुरू हो गया। पहले बलराज कुल्लू की यात्रा, अब अभय चौटाला की। कितना फर्क पड़ता है सर इस तरीके की यात्रा से? देखिए, अगर आपके पास अच्छा संगठन है और आपके पास कोई विषय कोई विजन है तो निश्चित तौर से यात्राओं का फर्क पड़ता है। और अगर आप यात्रा के लिए यात्रा कर रहे हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपने देख लिया जैसे कांग्रेस की यात्रा रही, हालांकि अगर आप संख्या की दृष्टि से कहो तो सफल है, लेकिन अगर विजन की दृष्टि से कहो तो पूरी तरीके से असफल है। और आपने देख लिया कि जहाँ जहाँ यात्रा गई वहाँ उसके उल्टे परिणाम है। जैसे पंजाब से निकली और उस टाइम मनप्रीत बादल जी ने कांग्रेस छोड़ दी, तो मतलब होना कुछ चाहिए था, वो कुछ रहा था। और मैंने उस टाइम भी जब आपने पूछा था तब भी मैंने कहा था कि ये कोई मैसेज नहीं छोड़ रही यात्रा कुछ भी। तो ये उस टाइम निश्चित करता है कि जैसे अडवाणी जी की यात्रा आई तो एक मैसेज छोड़ा पूरे देश में, एक बदलाव कर दिया, बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। जब भी उन्होंने यात्रा करी उसका एक परिणाम नजर आया लोगों के सामने, लोग जुड़े उससे। तो आपके पास कोई विजन होना चाहिए, कोई विचार होना चाहिए जिससे आप जनता को प्रभावित, अगर आप प्रभावित करते हैं तो निश्चित तौर से लाभ होता है। सर लोकसभा की तर्ज पर हरियाणा विधानसभा 2 चरणों में करवाई जा रही, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा बजट सेशन के अंदर जो गहमा गहमी देखने को मिली, उसके बाद जिस तरीके से इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला को नेम किया गया, उन्होंने हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट का रुख किया और बाकायदा नोटिस जो है वो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और आर.के. नांदल जी को दे दिया जा चुका है। 23 मार्च तक जो है उसका जवाब भी देना है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरी कार्रवाई को? गहमा गहमी होती है, प्रिविलेज मोशन जो है वो लाए जाते हैं। आप भी क्योंकि स्पीकर रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि 2 दिन नेम कर दिया गया, अगले दिन भी फिर नेम कर दिया गया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि 2 दिन में कोई बाधा है नेम करने में, कर सकता है स्पीकर 2 दिन के लिए, नहीं इसमें कोई बात नहीं। तो नियमों के मुताबिक। और नोटिस का मतलब कोई ये नहीं है, कोई नोटिस का मतलब जानकारी मांगी जाती है। अगर किसी ने केस किया, नोटिस कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कि कोई वो है। और जहाँ तक मैं जितना मैं समझता हूँ कि ये पूरा अध्यक्ष का अधिकार है और अधिकार क्षेत्र में उन्होंने जो किया है उन्होंने किया। और तीसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सभी मेंबरों को मर्यादा का पालन करना चाहिए। अगर आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करोगे और मर्यादा में रहोगे तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा उसमें डिस्कशन करने का। और विपक्ष का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो डिस्कशन में कितना हिस्सा ले सकता है, कितनी अपनी बात रख सकता है। अगर आप उस सारे टाइम को शोर शराबे में या अव्यवस्था पैदा करके ख़राब कर दोगे तो आप सरकार से ज़्यादा सवाल नहीं पूछ सकोगे। हालांकि मैं सरकार की साइड से हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि अगर अच्छी व्यवस्था बना के रखोगे तो निश्चित तौर पर सरकार से ज़्यादा प्रश्न पूछ सकते हो। सर शिक्षा विभाग द्वारा अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्या कुछ है? देखिए, बहुत पुराना विषय है, 2003 से है। 2003 में कुछ नियम बने थे और जिन स्कूलों ने नियमों का पालन नहीं किया था तो उस समय उनकी मान्यता रद्द करने की बात, अगली मान्यता नहीं देने की बात हुई थी। लेकिन बार बार थोड़ी थोड़ी छूट सभी देते रहे, हमने भी दी, हम भी देते रहे।
लेकिन अभी एक जन इतिहास का भी किसी ने कोर्ट में डाल दी, उस साइड से भी बात है सरकार को। और वैसे भी नैतिक दृष्टि से भी ये है जरूरी कि भाई स्कूल के कोई इस प्रकार का नहीं है कि कमरे में ही बच्चे पढ़ाए जाएं। थोड़ा सा इस प्रकार का माहौल होना चाहिए कि बच्चा बाहर निकल के थोड़ा अच्छा सा महसूस करे। तो काफ़ी जो जगह के नियम थे काफ़ी उनमें छूट दी गई है, लेकिन अब भी कुछ स्कूल नियम जो बड़े उनको पूरा नहीं करते, जो नॉर्म है उनको पूरा नहीं करते। तो हमने पिछली बार इन सब के साथ बातचीत करके उनको मान्यता दी थी 1 साल के लिए कि भाई अगले साल अब आप जो बच्चों का एडमिशन नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों का एडमिशन फिर भी है कि अब की बार, हालांकि हमने पहले जवाब दे दिया था कि हम अब की बार आपको मान्यता नहीं देंगे। लेकिन बातचीत करने के बाद, सारी परिस्थितियाँ देखने के बाद फिर हमने बैठ के बातचीत की और हमने कहा कि ठीक है अब की बार मान्यता आपको दे देते हैं, लेकिन आगे एडमिशन नहीं करेंगे। इन सब ने अपनी सहमति दी उस बात पे कि ठीक है आपकी बात सही है कि हम आगे नहीं करेंगे। बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि कुछ हमारी समस्याएं भी हैं, आप उस पर भी हमारा गौर करो। तो उन्होंने एक तो मुझे बताई थी, कुछ और भी थी उनकी, बातचीत करेंगे। तो एक जो उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे स्कूल जो है ऐसी पोजीशन में है कि उसको बढ़ा ही नहीं सकते हम, उसके चारों तरफ मकान है तो हम जगह तो ले ही नहीं सकते वहाँ, तो बताओ हम क्या करें। तो आप अगर हम उस स्कूल को वहाँ से बदल के दूसरी जगह लेके जाएँ और हम ज़मीन लेके वहाँ लें तो हमें वो मान्यता दे दें आप। तो मैंने उनसे कहा था कि नियमों के दायरे में हम देख लेंगे हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मैं अभी तो नहीं कह रहा कि हम आपको दे ही देंगे, पर नियमों के दायरे में हम देख लेंगे क्या कर सकते हैं। आप आ जाओ, बैठ के बातचीत में, कोई हमारी खिलाफत थोड़ी है, कोई ऐसा नहीं है हमारा। वो भी एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं पूरा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था कि भाई अगर किसी स्कूल के पास मान लिया आर्थिक स्थिति टाइट है तो उसको लोन की ज़रूरत है तो हम लोन की व्यवस्था भी करा देंगे ताकि उस स्कूल को बढ़ा सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।